Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, now we are resuming our previous session where we have discussed the special code. तो अगर आपके जहन में इस वक्त स्पेशल कोड के हवाले से कोई क्वेश्चन है तो कर लें, वरना फिर हम उससे पहले के सेशन में जो हम डिस्कस कर रहे थे सर्च एंड इन्वेस्टिगेशन के हवाले से, उसी को हम रिज्यूम करेंगे। ठीक है जी, कुछ सर कह रहे स्पेशल कोड में तो नहीं है तो हैं? सर वो जो हमने सेक्शन 22 के अंदर पढ़ा था, पावर टू बिल्कुल सीज बिल्कुल, एंड हम अरेस्ट इन पब्लिक प्लेस। हाँ, ठीक है, हम इसी को तो डिस्कस उसमें कर से रहे हैं। क्वेश्चन है। हाँ। बिल्कुल बिल्कुल, आप कर रहे हैं। मैं सेक्शन 22 हम्म, में डिस्प्ले कर देता हूँ हाँ। जी। हाँ सर, ये कि हमें किसी बंदे को पता है कि हम उसकी मतलब एरिया के अंदर हम नहीं जा सकते, मतलब उसके प्राइवेट प्रॉपर्टी के अंदर, तो वो सर अगर घर से बाहर आ जाए हम उसको पकड़ लें फिर। नहीं, पकड़ना एक अलग चीज है। पकड़ना जाता है आपके बेसिक ह्यूमन राइट्स में। आप अगर किसी रीजन की किसी को अरेस्ट नहीं कर सकते, उसके लिए आपके पास रीजन होने चाहिए। वो पब्लिक, यहाँ पर पब्लिक प्लेस का जो लिखा है ना, वो ये है कि पब्लिक प्लेस में एंटर होने के लिए आपको सर्च वारंट की जरूरत नहीं पड़ेगी। बंदे को गिरफ्तार करने के अरेस्ट वारंट की जरूरत पड़ेगी अनलेस कि वो किसी जगह पर ओपन क्राइम में इन्वॉल्व है, उसे तो फौरन पकड़ लेंगे ना। वो स्ट्रीट क्राइम में कोई मुलविस है, आप उसे फौरन पकड़ लेंगे, उसके लिए किसी किस्म का सर्च वारंट की जरूरत नहीं है। ये यहाँ पर उस चीज को एक्सप्लेन किया है, ये सर्च से रिलेटेड है मेन। अब जाहिर है, आप किसी होटल में जा रहे हैं ना, होटल में जाने से आपको कोई रोकेगा थोड़ी। रेस्टोरेंट में जाने से आपको आपको कोई नहीं रोकेगा, पब्लिक प्लेस है। तो उस जगह पर तो आप फिर उस जगह की है कि आप वहां पर एंटर हो गए, वहां पर सर्चिंग का या उन चीजों का या उसका पीछा करने का या उसका क्या तरीकेकार होगा। तो यहाँ पर जो सवाल है ना, वो कि डिटेन एंड सर्च एनी पर्सन, आप किसी बंदे की तलाशी भी ले सकते हैं। यहाँ तक चीजें मेनली ये पब्लिक में ऑपरेशन के हवाले से, पब्लिक प्लेस में ऑपरेशन के हवाले से। जी सर, ठीक है। ठीक है, अच्छा। डिस्पोजल हमने देख लिया था 27 29 में। हमने कहा था कि प्रिजम्पशन फ्रॉम पोजीशन ऑफ इलिसिट आर्टिकल रखा था, किसी को क्विकली हम देख रहे हैं। जनरली सही हुई था कि पोजीशन में अगर आपकी कोई चीज़ है, आपके पास से कोई चीज़ है, तो भी यही समझा जाएगा कि ये आपकी है। तो फिर हमने कहा था कि स्पेशली सफ़र में या कहीं पर भी किसी भी आर्टिकल को जिसके बारे में आपको ना पता हो, उसे होल्ड मत करें, उसको लेकर ट्रैवल मत करें। वो आमतौर पर होता है ना कि यार इधर ले जाना, क्या ये पकड़ लो, बहुत भारी हो गया। मुझसे ज़्यादा बेहतर आप लोगों को चीज़ें पता होंगी। ट्रैवल में किसी पे ट्रस्ट नहीं करें, ठीक। और इवन जब हम लोग स्कॉलरशिप पे साथ थे, तो उधर एक मतलब एयरपोर्ट पर उतरते के साथ ही, बर्लिन एयरपोर्ट पर उतरते के साथ ही 3 लड़कियां थी, एक साथ ही गई थी वो। एयरपोर्ट की पार्किंग में वो लोग जरा से इधर उधर, इनका पूरा सूटकेस गायब। बर्लिन एयरपोर्ट का बता रहा हूँ, सूटकेस गायब। तो बहरहाल फिर वो थोड़ी सी हिम्मत वाली लड़कियां थी, कांटेक्ट किया पुलिस वुलिस को, थोड़ा सर्चिंग वर्चिंग हुई, तो कहीं किसी दूसरी जगह पर सूटकेस मिल गया। एक और के पास से बस ये था कि उसके, और तो बर्लिन एयरपोर्ट नहीं, वो फ्रैंकफर्ट एयरपोर्ट की बात है। वहां से बस बाहर निकले थे तो वहां पर स्नैचिंग, यस स्नैचिंग, हमारे यहाँ नहीं पूरी दुनिया में स्नैचिंग है। उसकी किस्मत अच्छी थी कि पासपोर्ट उसके पास रह गया था। पासपोर्ट बच गया तो पासपोर्ट बच गया, तो बाकी चीजें कवर होगी, वरना तो बड़ा मुश्किल हो जाता। इन शॉर्ट बहरहाल बस यही मैं कह रहा हूँ, बात कहीं से कहीं निकल गई थी। किसी भी किसी की चीज अपने पास नहीं रखनी है। आप ट्रैवल करेंगे, इंटरनेशनल ट्रैवल करेंगे, खुदा ना खास्ता जिंदगी तबाह हो जाती है उसमें। डॉक्यूमेंट्स की बात थी। डॉक्यूमेंट्स में जनरली यही लिखा हुआ है कि ये मेनली बात हो रही है कि स्पेशल कोर्ट के सामने जो एविडेंस पेश किया जाएगा ना, तो जब तक उसका अपोजिट साबित ना हो जाए, उसको एविडेंस ही माना जाएगा, किसी भी किस्म का कोई डॉक्यूमेंट आ रहा है। फॉर एग्जांपल, किसी डॉक्यूमेंट पे कोई हैंड राइटिंग है, और स्पेशल प्रोसिक्यूटर कह रहे हैं कि ये हैंड राइटिंग जिसमें ये ऑर्डर दिया हुआ है कि ये चीज़ यहाँ से यहाँ तक लेके जानी, ये इन साहब की लिखी हुई है। तो जब तक वो साहब प्रूफ ना करते कि भाई ये मेरी हैंड राइटिंग नहीं है, उस वक्त तक उसे एविडेंस ही माना जाएगा। ठीक है, ये सिग्नेचर्स हैं, वो कहते हैं कि ये सिग्नेचर मेरा है ही नहीं, या सिग्नेचर किसी ने जाली किया है, उसका क्लेम होगा। जब तक उसका क्लेम वेरीफाई नहीं हुआ था, उस वक्त तक केस इसी पर चलेगा कि हाँ इन साहब का ही सिग्नेचर है। तो ज़रा सख्त है इसको, तो इसलिए इस मामले में ना ही पढ़ें तो बेहतर है, सेफ रहें बिल्कुल। पावर टू कॉल फॉर इंफॉर्मेशन, ठीक है, ये भी आप लोगों को पता है कि इंफॉर्मेशन के लिए आप किसी को बुला सकते हैं।
किसी को बुला सकते हैं, प्रॉपर्टी का रिकॉर्ड आप मंगवा सकते हैं, सब रजिस्ट्रार ऑफिस है लिखा हुआ नहीं, लेकिन मतलब ये बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से ट्रांजैक्शन की डिटेल मांग सकते हैं, ये तमाम चीजें मांग सकते हैं ताकि केस बनाया जा सके। ठीक, ये सब किस में आ रहा है, ये सर्च एंड इन्वेस्टिगेशन में आ रहा है। इन्वेस्टिगेशन में तो सारी चीजें चाहिए होंगी ना, इन सब चीजों की जरूरत पड़ेगी। अच्छा, अब फिर इसके बाद आर्टिकल्स कनेक्टेड विद नारकोटिक्स। आर्टिकल्स कनेक्टेड विद नारकोटिक्स में क्या होगा, अब ये हम नारकोटिक सब्सटेंसेस की बात नहीं कर रहे, नारकोटिक ड्रग साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस की बात नहीं कर रहे, हम ये बात कर रहे हैं इसके अलावा की वो चीजें जो कि उसके साथ इस्तेमाल हुई हैं। मैन्युफैक्चरिंग वेसल की बात कर लें, ट्रांसपोर्टेशन के लिए किसी ट्रांसपोर्ट की बात कर लें, किसी व्हीकल की बात कर लें, अब उन चीज़ों की बात हो रही है। ठीक है, या किसी किस्म की फॉर एग्जांपल होता है ना, जो ड्रग्स की स्मगलिंग होती है, नए नए तरीके हो रहे होते हैं लोगों के, कि सूटकेस में सिलाई करके, या एक केस पढ़ा था कि जो धागा होता है ना, इससे सिलाई होती है, धागे को डिप किया था हीरोइन की सस्पेंशन में, वो सस्पेंशन उसके ऊपर डिपॉजिट हुआ था, धागे से आपने सिलाई कर दी। ठीक है, वो अब वो इसके अंदर में तो आ रहा है, लेकिन कहाँ है, किस जगह, सब कुछ ढूंढ के देखना नहीं मिल रहा। इस तरह की चीज होती है। वो अब इस केस में धागे से सिलाई हुई है ना, वो आर्टिकल क्या है, वो सूटकेस है, अब सूटकेस भी कनेक्ट हो गया। तो ये चीजें फिर वो कॉन्फिस्केशन वगैरह के हवाले से फिर ये वाली चीजें आ रही होती हैं। बाय द वे, एक जर्नल चीज, अब रिकॉर्डेड सेशन भी है, लेकिन बहरहाल एक चीज है, ये बताइए, आप लोग पढ़ते होंगे हर महीने 2 महीने, अब तो खैर ये केसेस कम हो गई, ये रिपोर्ट नहीं हो रही, या अब मैं चीजें टीवी अखबार ये सब चीजें पढ़ना छोड़ दी है, तो मेरी नॉलेज में नहीं आ रहा। ये जो होता है ना कि स्मगलिंग करते पकड़े गए, पेट में हीरोइन भरे कैप्सूल पाए गए, ये क्या होता है यार, ये किस तरह होता है? कैप्सूल तो आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, कैप्सूल तो यूं जाता है, यूं आपके हाथों की नमी लग जाती है, कैप्सूल मेल्ट हो जाता है, तो वो लोग क्या कर रहे थे, वो कौन सा कैप्सूल होता है? और मुझ जैसे आप जैसे लोग ये चीजें करा रहे होते हैं, मतलब फार्मासिस्ट, वो कौन से कैप्सूल होते हैं वो? भाई सुना है ये या नहीं सुना, मैं ऐसे हवा में बात कर रहा हूँ। सर फिल्मों में देखा, लेकिन सुना है पता नहीं सर। ऐसा कौन सा होता है। चलो, सुना तो है ना? यस सर, सुना जी है। सर। ठीक है, तो हमने भी कैप्सूल पढ़े हुए हैं यार, अच्छे खासे पढ़े हुए हैं कैप्सूल, आप लोगों ने मुझसे ज्यादा पढ़े होंगे, रिसेंट नॉलेज आप लोगों को। कैप्सूल तो उसका तो डीटी हम वही रखते हैं जो टैबलेट का होता है, यही है ना, तो इसका मतलब कैप्सूल शेल तो इतना ज्यादा विथस्टैंड कर नहीं सकता होगा, तो ये कौन से कैप्सूल होते हैं? तो भाई ये ये प्लास्टिक कैप्सूल्स होते हैं। प्लास्टिक डिटोरिएट नहीं होगा आपके एसिडिक कंटेंट में जाके, इसको जरा पीवीसी का जरा सा एक स्ट्रॉन्ग आप ग्रेड लेकर आ जाए, पूरा ग्रेड नहीं बता रहा, फिर वही होगा कि फिर कहीं ना कहीं कोई ना कोई वीडियो सुन लेगा। सिंपल प्लास्टिक कैप्सूल्स हैं जिन पर पीएच का इम्पैक्ट नहीं होगा, आप लेकर गए, उसके बाद ठीक है, एनिमा दे के उसको परगेटिव लेक्सेटिव इस्तेमाल करके कैप्सूल निकाल लो, कैप्सूल निकाल के वॉश करके इसमें से कंटेंट निकाल लो। ये फिलोसफी होती है जो पता नहीं कब से 80 से यही चल रहा है, यही वाला सिलसिला चल रहा है। हाईली रिस्की कैप्सूल मैन्युफैक्चरिंग है, कहीं पे भी यही कैप्सूल फट गया, गया बंदा। बहरहाल ये हम ये बात से बात निकली थी, तो ये बात और ये बातें इधर से तो ज़्यादा निकल रही हैं, इसका मतलब ये है कि सेशन एंड कर देना चाहिए। बहरहाल मैं क्विकली कोशिश कर रहा हूँ कि जो टॉपिक है इसको फोकस करके इसको हम एक कंक्लूजन पे आ जाएं। तो यहाँ पर इससे पहले नार्कोटिक सब्सटेंसेस की बात हुई थी, 32 में उन आर्टिकल्स की बात हो रही है जो नार्कोटिक सब्सटेंसेस, नार्कोटिक ड्रग्स की मैन्युफैक्चरिंग, ट्रांसपोर्टेशन वगैरह में हो रहे हैं, उन ये फिर आगे कॉन्फिस्केशन की तरफ जाएगा। अब कॉन्फिस्केशन कॉन्फिस्केशन की बात कर रहे हैं, तो कॉन्फिस्केशन क्या चीज़ होती है, हमने पहले भी डिस्कस किया था, हम रिमाइंड कर लेते हैं इन चीज़ों को। कॉन्फिस्केशन का मतलब है कि ओनरशिप चेंज हो रही है, अब ये गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी हो जाएगी। एक होता है फ्रीजिंग, फ्रीजिंग की बात कर लें, या फ्रीजिंग के अलावा एक और थी ना, सीज। फ्रीजिंग की बात कर लें, सीज की बात कर लें, उसमें आप टेम्परेरी किसी को रोक रहे हैं कि आप इन चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करोगे, आपकी चीज़ें, लेकिन आप इन्हें इस्तेमाल नहीं करोगे जब तक कोर्ट का डिसीजन नहीं आया था। कोर्ट के डिसीजन के बाद अगर कोर्ट ये फैसला देती है कि ये चीज़ें फॉर फीचर कर ली जाएंगी या कॉन्फिस्केट कर ली जाएंगी, तो ठीक है, अब वो गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी, गवर्नमेंट उसे जिस तरह इस्तेमाल करना चाहे इस्तेमाल करेगी। और कॉन्फिस्केशन के लिए ज़रूरी है कोर्ट का ऑर्डर। ड्रग एक्ट में हमने पढ़ा था कि वहां पर कॉन्फिस्केट करेगी ड्रग कोर्ट, और अब यहाँ पर
special court. The special court shall decide whether any article frozen or seized, मतलब freeze आपने किया हुआ है ना, in connection with such shall be confiscated, कि मतलब confiscate किया जाएगा या नहीं किया जाएगा. अच्छा, अब इसमें फिर इसके बाद फिर इसका प्रोसीजर है. अब कोई आर्टिकल है, आर्टिकल अगर मिला है लेकिन ये ओनरशिप किसकी है, मतलब कोई गाड़ी थी, अब गाड़ी ये हम यूं कर लें कि चलें गाड़ी को जो चेसिस नंबर वगैरह से कोई मैन्युफैक्चरर कोई ओनर वगैरह पता चल जाएगा, तो ओनर ही बहरहाल एसोसिएट में आएगा. हाँ चलें, इसमें कहीं लिखा होगा, अभी क्विकली मैं इसे ढूंढ नहीं सकूंगा. कोई गाड़ी है ना, एक गाड़ी जिसमें आप ड्रग की ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, ठीक. अब ट्रांसपोर्ट की छापा हमारा जो लोग थे वो भाग गए किसी वजह से, या ठीक है वो सिर्फ उन्हें भी नहीं पता कि सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन हमने की थी, मेन कौन था वो आपको नहीं पता. तो एक तो ये होगा कि जिसके नाम पर गाड़ी है, जिसके नाम पर गाड़ी है उसे भी इस क्राइम में शामिल समझा जाएगा कि भाई तुम्हारा आर्टिकल इस्तेमाल हुआ है. अब बेशक वो साबित करता फिरे कि नहीं मेरी नॉलेज में था नहीं था. इसी तरीके से किसी प्रॉपर्टी में मैन्युफैक्चरिंग हो रही है तो प्रॉपर्टी का जो ओनर है वो उस जो ऐसी मैन्युफैक्चरिंग है जो कि इलीगल है उस मैन्युफैक्चरिंग में डायरेक्ट जिम्मेदार नहीं तो कम से कम एसोसिएट के तौर पर जरूर हो. ठीक, इस चीज को आप लोग कनेक्ट करें अपना, ये अभी 2-3 महीने के बाद आप लोगों को इंशाल्लाह डिग्री मिल जाएगी. तो फिर ये जो ड्रग स्टोर पे डिग्री रखवाने वाला सिलसिला हो रहा होता है ना, आप इस एग्जाम्पल को उससे कनेक्ट कर लें. काम कुछ भी होगा, जिसके नाम पर लीगल ओनरशिप है या लीगली जो रिस्पॉन्सिबल है कोर्ट में वही पेश होगा, या कम से कम उस क्राइम में शामिल समझा जाएगा कि आपकी नॉलेज से ये चीज हो रही थी. और प्रोसीजर फॉर मेकिंग कॉन्फिस्केशन में आप लोग ये ध्यान में रखें, स्पेशल कोर्ट कॉन्फिस्केट करेगी. वो आर्टिकल्स, तमाम आर्टिकल्स कोर्ट के सामने ही जाएंगे, डिसाइड करेगी. सारी चीज़ों के बाद किसी ओनर का पता है नहीं पता, दोनों सूरतों में चीज़ें कॉन्फिस्केट हो जाएंगी. ये सारी इसी तरीके की डिटेल इसमें जा रही है. अच्छा, अब ये फेडरल नार्कोटिक टेस्टिंग लेबोरेटरी की बात हो रही है, गवर्नमेंट एनालिस्ट की बात है, रिपोर्ट ऑफ गवर्नमेंट एनालिस्ट की बात है. सिंपल है, सिर्फ हेडिंग देख के आप बात कर लेंगे क्योंकि बिल्कुल ये चीज़ें आप लोग ड्रग एक्ट में पढ़ चुके हैं. फेडरल नार्कोटिक टेस्टिंग लेबोरेटरी फेडरल गवर्नमेंट इस्टेब्लिश कर लेगी लेबोरेटरीज को, जिनका नाम फेडरल नार्कोटिक टेस्टिंग लेबोरेटरी होगा. ठीक है, अब फेडरल गवर्नमेंट क्या करेगी, फेडरल गवर्नमेंट क्या करेगी, फेडरल गवर्नमेंट बना सकती है, फेडरल गवर्नमेंट भी बना सकती है, फेडरल गवर्नमेंट भी बना सकती है, इसमें फेडरल गवर्नमेंट का कोई मसला नहीं है. गवर्नमेंट एनालिस्ट, जब टेस्टिंग लेबोरेटरी बनेगी तो गवर्नमेंट एनालिस्ट भी होंगे, और गवर्नमेंट एनालिस्ट जो भी होंगे, बस इसमें ये ध्यान में रखिएगा, गवर्नमेंट ये वाले गवर्नमेंट एनालिस्ट अपॉइंट होंगे, अपॉइंटेड हैं ये. अब गवर्नमेंट एनालिस्ट की रिपोर्ट, गवर्नमेंट एनालिस्ट की रिपोर्ट की हम बात कर रहे हैं, तो वही वही 4 कॉपियां रिपोर्ट आएंगी, और जो भी कॉपी होगी किस किस को देना है किसको नहीं देना वो भी इसी में मेंशन होगा. इसकी जरूरत क्यों है, फेडरल नार्कोटिक टेस्टिंग लेबोरेटरी की या गवर्नमेंट एनालिस्ट की जरूरत क्यों है, आपका क्या ख्याल है? सर जो क्रिमिनल होगा उसकी पूरी कोशिश होगी कि उसको ड्रग डिक्लेयर करा दे. ठीक है, तो एक चीज, उसकी टेस्टिंग हम करके तो उसको बता सकते हैं कि ये भाई ड्रग नहीं है, नार्कोटिक ड्रग. ठीक है. इसके अलावा एक और चीज़ है, एक और चीज़ है कि देखें नार्कोटिक, देखें मॉर्फिन को तो आप छुपा नहीं सकते ना, मॉर्फिन तो मॉर्फिन है. हीरोइन को भी आप नहीं छुपा सकते, हीरोइन को नहीं कह सकते कि ये नॉर्मली ओटीसी ड्रग है, नहीं हो सकता. अगर हम दोबारा डेफिनेशंस को देखें, ओपियम की डेफिनेशन को देख लें, कोका की डेफिनेशन देख लें, तो उसमें लिखा हुआ है कि अगर 0.2% से कम मौजूद हैं चीज़ें, कहीं पर 0.2 लिखा हुआ है, कहीं पे कुछ और प्रोपोर्शन लिखा हुआ है, इससे कम अगर प्रोपोर्शन मौजूद है तो वो नार्कोटिक सब्सटेंस नहीं कहलाएगा. ठीक है, बात समझने की कोशिश करें. अगर लेबल क्लेम आपका ये है कि दैट सस्पेंशन कंटेन 0.05% ऑफ हीरोइन, तो वो नार्कोटिक सब्सटेंस नहीं है, और ये आप लोगों को पता है इतनी डोज में वो उसका कोई असर भी नहीं आएगा.
इतनी डोज में असर भी नहीं आएगा, इसलिए वो नार्कोटिक सब्सटेंस नहीं है। तो जो क्लेम है उतना कंटेंट मौजूद है या नहीं है, डिग्रेड हुआ है नहीं हुआ है, किसी को ये चीज़ इन्हांस तो नहीं कर रही, उसके लिए यहाँ पर एनालिसिस ज़रूरत है। मतलब सिंपल एनालिसिस होगा, डिटेक्शन है, ये मेनली है क्वांटिटेटिव एनालिसिस, नॉट द क्वालिटेटिव, इट्स अ क्वांटिटेटिव एनालिसिस, क्योंकि वो 0.2% से नीचे है तो ठीक है, चार्ज नहीं है। मेडिसिनल पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात कर रहे हैं, 0.2% से ज़्यादा है तो भाई ये एक्ट अप्लाई हो जाएगा, ये एक्ट एक्टिवेट हो जाएगा। मेनली गवर्नमेंट एनालिस्ट का ये है, और फेडरल ड्रग टेस्टिंग लेबोरेटरी का भी यही परव्यू तो नहीं, मतलब उनका तो बड़ा है क्योंकि वो रिसर्च की तरफ जा रहे थे। गवर्नमेंट एनालिस्ट बच्चे क्वांटिटेटिव एनालिसिस करेगा। फिर फ्रीजिंग एंड फोरफीचर ऑफ एसिड्स की बात है। फ्रीजिंग और फोरफीचर ऑफ एसिड्स का थोड़ा सा भी टॉपिक थोड़ा बड़ा है और मैं इसे भी फिलहाल कंटिन्यू नहीं करना चाह रहा। हम देखते हैं इसको, या तो मैं रिकॉर्डेड वीडियोस की बना के मैं करता हूँ, या नेक्स्ट वीक एक कंक्लूजन करना है मुझे पूरे कोर्स का, तो उसमें फिर कुछ और चीज़ें होंगी तो हम उसे कर लेंगे। अगर वीडियो नहीं भी हुई तो आप लोग इसे पढ़ लीजिएगा, ये इसे ज़रा सा आप लोग गौर से पढ़िएगा। फिर मैं देखता हूँ कि मैं कितनी वीडियो बना सकता हूँ, देखते हैं कि हमें कहाँ तक जाना है। इसके बाद इसमें जो अहम चीज़ें वो हम तकरीबन कवर कर चुके। नेशनल फंड अब 5-10 मिनट की बात है। इंटरनेशनल कॉपरेशन का चैप्टर बहुत बड़ा है, लेकिन इसमें से समरी बहुत छोटी से निकलेगी, तो समरी की तरफ ही जाएंगे और बस एंड। समझ लीजिए कि अगर हम लग कर करें तो मेरा ख्याल है कि एक सेशन की बात है, नॉन स्टॉप एक सेशन की बात इसमें कवर हो जाएगा। वीडियोस अगर मैं बनाऊंगा तो वीडियो शायद तीन तक वीडियोस जाएंगी, इसमें कंट्रोल ऑफ नार्कोटिक सब्सटेंसेस एक्ट खत्म हो जाएगा इंशाल्लाह। तो फिलहाल सेशन मैं यहीं पर ही क्लोज कर रहा हूँ। अच्छा, अब ज़रा सा हम कितने लोग मौजूद हैं? 27, ठीक है। अच्छा, अब मैं ऐसा कर रहा हूँ कि मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप कर रहा हूँ, सेशन क्लोज। कोई क्वेश्चन है तो क्वेश्चन कर लें, फिर उसके बाद मैं कुछ और मुझे डिस्कशन करना जो मैं ऑफ द रिकॉर्ड ही रखना चाह रहा हूँ। कोई क्वेश्चन है अभी आज के डिस्कशन के हवाले से तो प्लीज। नो क्वेश्चन, ओके ठीक है। फॉर द जी ठीक है, सही है, ठीक है। फिर फॉर द पर्पस ऑफ academic discussion we are closing the session here. I am stopping the recording.